आज हम आपके पाठ्यक्रम के 8वें पाठ चंद्रगहना से लौटती बेर पर कुछ चर्चा करेंगे। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ें तो प्रगतिशील हिंदी काव्य धारा बहुत महत्वपूर्ण काव्य धारा मानी जाती है। उसका हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगतिशील हिंदी काव्य धारा के 5 प्रमुख स्तंभ हैं, जो हैं नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और मुक्तिबोध। ये पांचों कवि हिंदी कविता के भी बेहद महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। हिंदी कविता में प्रगतिशील काव्यधारा का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उसने कविता को लोक जीवन से जोड़ दिया। मामूली व्यक्ति के सुख दुख को उन्होंने कविता में चित्रित किया और जो प्रकृति है प्रगतिशील काव्यधारा में, वो किसान की प्रकृति है, लोक की प्रकृति है, सामान्य व्यक्ति की प्रकृति है, वो पर्यटन की प्रकृति नहीं है। अगर इसी क्रम में हम केदारनाथ अग्रवाल को देखें तो उनकी कविता की मुख्य विशेषता ये है कि वे अपनी कविता में एक तो श्रम के सौंदर्य का चित्रण करते हैं और दूसरा प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते हैं और इन दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी से उनकी कविता निर्मित हुई है। इसी विशेषता को लिए हुए उनकी एक महत्वपूर्ण कविता को हम आज आपके सामने व्याख्यायित करेंगे, चंद्रगहना से लौटती बेर। शिक्षार्थियों, चंद्रगहना यहाँ एक स्थान का नाम है। कवि किसी चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है और लौटते हुए रास्ते में जो कुछ देख रहा है उसका चित्रण इस कविता में कर रहा है। तो इस कविता का जो शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर, जैसा कि हमने आपको बताया कि चंद्रगहना तो स्थान का नाम है और बेर का मतलब बार, वक्त, समय, यानी चंद्रगहना से लौटते समय जो कवि देख रहा है रास्ते में, उसको बड़े ध्यान से देख भी रहा है और हमें दिखा भी रहा है। कवि एक खेत की मेड़ पर बैठता है रास्ते में। मेड़ का मतलब होता है खेत का वो हिस्सा जो बीच में क्यारियां बना देते हैं, उसके किनारे जो स्थान होता है ऊंचा, वहां से बैठकर वो पूरे खेत को देख रहा है। यहां हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रगतिशील कविता में देखने का बहुत महत्व है। अभी हमने जिन कवियों का नाम लिया, जिनमें नागार्जुन भी हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, मुक्तिबोध भी हैं, त्रिलोचन भी हैं, शमशेर बहादुर सिंह भी हैं, इनकी कविताओं को अगर आप पढ़ेंगे तो सब में ये पाएंगे कि कवि अपने देखने को बहुत महत्व देते हैं। यानी इन्होंने अपनी कविताओं में जो वर्णन किया है वो किसी से उधार नहीं लिया है, किसी से सुना नहीं है, वो केवल कल्पना नहीं है बल्कि आंखों देखा सच है, आंखों देखा यथार्थ है। इसीलिए इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल ने एक पंक्ति का उपयोग किया है, लौटती बेर मैं खेत का दृश्य देख रहा हूं। तो अगर इस देखने की बात हम करें तो इससे ये हम बता सकते हैं कि कवि अपने देखे हुए दृश्य का वर्णन इस कविता में कर रहा है। इस कविता को एक बार हम सुनेंगे, लेकिन सुनने से पहले एक बार इस कविता के मूल भाव को भी देखना जरूरी है। उसके बाद हम आपको इस कविता को सुनाएंगे भी। इस कविता में ग्रामीण अंचल की प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, मोहक चित्रण किया गया है। कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौटते हुए खेत में उगी हुई फसलों को देखता है, उनके रूप को देखता है, उनके गुणों को देखता है और कल्पना के माध्यम से उस खेत का चित्रण करता है। दूसरा, इस कविता में एक पोखर का भी चित्रण है। पोखर माने तालाब का चित्रण है और कवि तालाब में जो गतिविधियां हो रही हैं उनको बड़े ध्यान से देखते हुए बताता है कि तालाब में हवा की लहरियां उठ रही हैं, उसमें जो नीचे भूरी घास है वो भी उन लहरियों के कारण हिल रही है। इसके साथ साथ उस तालाब के जल के किनारे कुछ पत्थर हैं जो ऐसे लगता है जैसे पानी को पी रहे हों। तीसरा, एक बगुला है जो ध्यान मग्न सा लगता है, लेकिन वो मछली की फिराक में
ध्यान लगाए बैठा हुआ है। फिर एक चिड़िया भी है जो तेजी से जल के सतह पर झपट्टा मारती है और एक मछली को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है। ये इस कविता के जो मूल भाव हैं वे हैं। आइए अब इस कविता को एक बार सुन लेते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियाँ, नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। शिक्षार्थियों, आपने इस कविता को अभी सुना। आइए अब इस कविता के मुख्य बिंदुओं को एक बार देख लेते हैं। ग्रामीण अंचल के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण इस कविता में किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य और उसकी गतिशीलता में विवाह के वातावरण की कल्पना की गई है। कवि ग्रामीण वातावरण से प्रभावित होकर उसे नगरों की तुलना में अधिक प्रेम और सौहार्द से युक्त मानता है। कविता में पोखर का एक संपूर्ण चित्र खींचा गया है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने के लिए मानवीकरण का उपयोग है। कविता में कुछ दृश्यों में प्रतीकात्मकता भी है। शिक्षार्थियों, इन बिंदुओं के आधार पर इस कविता की हम व्याख्या भी कर सकते हैं। अभी आपने कविता को जिस तरह से सुना, उसके मुख्य बिंदुओं को जाना, उसके मूल भाव को जाना, उसके आधार पर इस कविता को अगर हमें समझना हो तो हम एक एक करके इसके दृश्यों को पहले देखेंगे। जैसा कि आपने इस कविता में पढ़ा कि सबसे पहले कवि जब लौट रहा है तो एक खेत का दृश्य है। इसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि कवि खेत की मेड़ पर बैठा हुआ ये दृश्य देख रहा है। इस कविता के शब्दों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन शब्दों के अर्थों को जाने बिना आप कविता को नहीं समझ पाएंगे। और वो शब्द भी हमने जैसे शुरू में कहा कि बहुत सहज हैं, लोक के शब्द हैं। तो मेड़ ऐसा ही एक शब्द है जो लोक का शब्द है, और कवि मेड़ पर बैठा हुआ खेत को देख रहा है। कवि अपने द्वारा देखे जाने का स्पष्ट उल्लेख इस कविता में करता है, और वो साफ कहता है, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि एकांत में बैठा है। जब एकांत में बैठकर किसी चीज़ को देखा जाता है तो बहुत ध्यान देना होता है उस पर। कवि भी बहुत ध्यान से उस प्राकृतिक दृश्य को, जो कि खेती से जुड़ा हुआ दृश्य है, इस कविता में देख रहा है। इसके बाद
कवि जो देख रहा है वो दृश्य क्या है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। वो दृश्य हम समझाते हुए आपको भी दिखाना चाहेंगे। इस दृश्य में जो पहला पौधा है वो चने का है। चने का एक ठिगना पौधा है और उसमें गुलाबी रंग के फूल आए हुए हैं। दूसरा पौधा है अलसी का और अलसी पर नीले फूल आए हुए हैं। इन्हीं के पास सरसों भी उगी हुई है और सरसों के फूल पीले होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि इस कविता में किस तरह से दृश्य के साथ साथ रंगों का समावेश भी है। गुलाबी, नीला और पीला। चने के पौधे का जो फूल होता है वो गुलाबी होता है। अलसी जिसे तीसी भी कहा जाता है, उसका फूल नीले रंग का है और इन्हीं के पास जो सरसों उगी हुई है उसके फूल पीले हैं। ये एक दृश्य है और ये दृश्य खेत में खड़ी हुई फसल का है और 3 फसलों का इसमें जिक्र है, जैसे चना, अलसी और सरसों। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। कविता में कभी कभी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कवि कल्पना भी करता है। यहां हम ये देखेंगे कि कवि केदारनाथ अग्रवाल ने क्या कल्पना की है इस कविता में। चने का पौधा जिसमें कि गुलाबी रंग का फूल आया हुआ है, वो कवि को लगता है जैसे मुरैठा शब्द का प्रयोग किया है, बांधे मुरैठा शीश पर। कवि को ये लगता है जैसे वो कोई ठिगना दूल्हा है जिसने गुलाबी रंग की पगड़ी बांध रखी है। इसके बाद अलसी में क्या कल्पना है। अलसी का पौधा चूंकि पतला होता है, लंबा होता है और हवा के आवेग से लगातार हिलता रहता है, इसलिए उसमें उन्होंने कल्पना की कि वो गांव की जैसे चंचल और हठीली और अल्हड़ कोई लड़की हो। तीसरा सरसों में कल्पना की कवि ने कि जैसे वो कोई सयानी लड़की है जिसने हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीला करना एक मुहावरा है जो विवाह के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो सरसों है, चूंकि स्वाभाविक रूप से उसके फूलों का रंग पीला होता है, तो उसमें यह कल्पना की गई कि जैसे सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और वो विवाह मंडप में पधार रही है। कविता में जब कल्पना की जाती है तो उसे विश्वास करने योग्य कल्पना भी होना चाहिए। आप ये समझ गए होंगे कि विवाह के योग्य युवती की कल्पना केवल सरसों में ही क्यों की गई, अलसी में क्यों नहीं की गई। अलसी का रंग चूंकि, फूल का रंग चूंकि नीला होता है और सरसों के फूल का रंग पीला होता है, इसलिए दुल्हन की कल्पना सरसों में ही की जा सकती थी। कवि ने मुहावरे से जोड़ दिया है सरसों के पौधे को। तो ये एक बेहद सुंदर कल्पना है इस कविता में जो विवाह के दृश्य की ओर संकेत कर रहा है ये दृश्य। इसके बाद आगे अगर हम और भी उसने कल्पना की है, जैसे उसने ये कहा कि इस विवाह में फागुन मास जो है वो फाग गा रहा है। फाग एक गीत होता है जो होली के समय गाया जाता है और यहां कवि ने ये कहा है कि विवाह हो रहा है, सरसों विवाह मंडप में पधार रही है, अलसी एक चंचल अल्हड़ लड़की है, चना एक सजा सांवरा दूल्हा है, तो ऐसे में संगीत भी होना चाहिए। तो फागुन मास में जो हवा चल रही है वो जैसे फाग गा रहा है, फागुन मास। इसके बाद वातावरण है वहां का, उस दृश्य का, वो पूरा वातावरण जो है वो सबको स्नेह दे रहा है। इसीलिए पूरी प्रकृति में कवि ने ये उल्लेख किया है कि प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। आप अगर विवाह का दृश्य देखें तो आप ये पाएंगे कि दुल्हन के आसपास दुल्हन की माँ या उसकी सहेली बैठी रहती है और दुल्हन की जो माँ है वो जैसे अनुराग से भरी होती है। यहाँ पर चूंकि सभी फसल हैं, सभी प्रकृति का हिस्सा हैं, तो जो पूरी प्रकृति है वो मिलकर उनको अपना स्नेह दे रही है। इसको इस रूप में समझने की कोशिश करनी चाहिए। और
जैसे वो अलसी है, वो अल्हड़ लड़की सहेली का काम कर रही है दुल्हन की, यानी सरसों की। तो अब आप ये देखिए कि एक पूरा दृश्य है, ये पूरा एक विवाह का दृश्य है, पूरे एक विवाह की कल्पना की गई है। और ये कल्पना इसलिए की गई है कि कवि को ये लगता है कि शहर से दूर ये जो दृश्य है, शहर में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि शहर में इतनी आपाधापी है, इतनी भागदौड़ है, एक अकेलापन कभी किसी को मिलता ही नहीं है, ध्यान से देखने की फुर्सत ही किसी को नहीं है। इसीलिए कवि यहाँ पर एक पंक्ति जोड़ता है कि व्यापारिक नगर से दूर ये जो गांव हैं, यहाँ पर सभी प्रेम से भरे हुए होते हैं, यहाँ तक कि यहाँ की प्रकृति भी प्रेम से भरी हुई नजर कवि को आती है। इसके बाद दूसरा दृश्य है। इस कविता को हमें दो दृश्यों में बांटना चाहिए। एक दृश्य की हम चर्चा कर चुके हैं और जो दूसरा दृश्य है वो पोखर का है। इस तालाब में लहरियां उठ रही हैं। आपने अक्सर तालाबों को देखा होगा और हवा के कारण तालाबों में लहरों का उठना भी देखा होगा। तालाब बिल्कुल साफ है। इसके साफ होने का कारण ये है, उसका प्रमाण ये है कि उसमें जो घास है नीचे, भूरी घास, वो नजर आ रही है और तालाब के हिलने से वो भी हिल रही है। तो ये जो तल में भूरी घास है, पानी में लहरों के उठने से ये घास भी लहरियां ले रही है। इसके साथ साथ पोखर में चांद का प्रतिबिंब पड़ रहा है। पानी में जब किसी चीज का प्रतिबिंब पड़ जाता है तो वो लंबा हो जाता है समय के हिसाब से। अगर समय कुछ और है, सुबह का है, तो वो लंबा हो जाएगा सूरज की स्थिति के अनुसार। तो वो जो चांदी का बड़ा सा गोल खंबा है, वो चांद है जो नजर आ रहा है तालाब में, और उसको देखकर आंखें चौंधी आती हैं। एक सुंदर कल्पना और की है कवि ने कि पोखर के किनारे कुछ पत्थर हैं जो पड़े हुए हैं, और वो घिसे हुए पत्थर, उस पानी में पड़े हुए पत्थर, ऐसा लगता है जैसे झुककर पानी पी रहे हैं कुछ लोग। इन पत्थरों में कवि ने इसीलिए कल्पना की कि जैसे कोई झुककर पानी पी रहा हो, लेकिन व्यक्ति की प्यास तो पानी पीने से बुझ जाती है, लेकिन ये पत्थर पता नहीं कब से इस पोखर में पड़े हुए हैं किनारे पर, और इसीलिए, और वो हमेशा से पड़े हुए हैं, तो लगता है जैसे निरंतर वो पानी पी रहे हो, पता नहीं कब से वो पानी पीते चले आ रहे हैं। इसीलिए कवि ने कहा प्यास जाने कब बुझेगी। पता नहीं कब से वो पानी पीते चले आ रहे हैं और उनकी प्यास नहीं बुझ रही है, पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी। वे हमेशा निरंतर, कितनी बड़ी यातना है कि पानी पी भी रहे हैं लेकिन उनकी प्यास बुझ नहीं रही है। इसके बाद एक बगुला है जो पोखर के जल में टांगे डुबोए ध्यान मग्न सा लग रहा है। बगुले को आप जानते हैं, वो हमेशा ऐसे लगता है जैसे ध्यान में मग्न हो, लेकिन बगुला बहुत चालाक पक्षी माना जाता है, क्योंकि वो ध्यान ही इसलिए लगाता है कि कोई गति न हो, कोई आवाज न हो, और मछली जैसे ही आए वो उसके चंगुल में फंस जाए। तो इसी तरह से वो बगुला ध्यान मग्न सा लग रहा है, जो कि मछली की ताक में है। जैसे ही कोई मछली उसे दिखाई देती है, उसे तत्काल वो गटक लेता है। यहाँ पर हम ये भी कह देना चाहेंगे कि आप चाहें तो इसका एक अर्थ ये भी कर सकते हैं कि जो बगुला है वो समाज के ढोंगी और अवसरवादी लोगों का प्रतीक है, और मछली जो आम जन है उसका प्रतीक है, जो कि शोषित है। यानी बगुला शोषक और मछली शोषित का प्रतीक भी हो सकती है। यहाँ तालाब से जुड़े हुए इस दृश्य में एक काले माथ वाली चालाक चिड़िया भी है, जो तालाब की सतह पर झपट कर पानी के भीतर से एक उजली सफेद मछली को अपनी चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। शिक्षार्थियों, यहाँ इस कविता के दोनों दृश्य पूरे होते हैं, और अगर आप ये ध्यान दें तो ये पाएंगे कि इस कविता में मोहक और कठोर दोनों तरह के चित्र हमें मिलते हैं। यानी गांव का चित्रण है, गांव की प्रकृति का चित्रण है, गांव के दृश्यों का चित्रण है, गांव की फसल का चित्रण है, गांव में जो पोखर है उसकी गतिशीलता का चित्रण है, उससे जुड़े हुए प्राणियों का चित्रण है, प्रकृति का एक तरह से आलंबन रूप में चित्रण है,
लेकिन आप ये भी पाएंगे कि ये कविता उस तरह की नहीं है कि केवल मोहक ही मोहक है सब कुछ, बल्कि उसके साथ साथ जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से प्रकृति के कठोर रूपों का भी चित्रण हमें देखने को मिलता है। जैसे बगुला और वो काले माथ वाली चिड़िया जो उस मछली को अपने चोंच में दबाकर आसमान में उड़ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कविता में प्रकृति के कठोर और मोहक दोनों रूपों का चित्रण है, और ये जो कठोरता है जीवन की और मोहकता है, ये हमारे जीवन को संपूर्ण बनाती है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो सुख और दुख दोनों से मिलकर बना है। और इस कविता में इस बात का ध्यान रखा गया है कि दोनों तरह की स्थितियों का इसमें उल्लेख हो। शिक्षार्थियों, आशा है कि अब तक आप इस कविता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और किसी कविता को समझने के लिए उसके व्याकरण के बिंदुओं को जान लेने की भी ज़रूरत होती है। तो आइए इस कविता के जो प्रमुख व्याकरण बिंदु है उनकी ओर हम एक नज़र डालते हैं। कविता के पहले दृश्य में चने, अलसी, प्रकृति और फागुन मास का मानवीकरण किया गया है। शिक्षार्थियों, मानवीकरण का अर्थ आप जानते होंगे, आपने अपने पाठ्यक्रम के दूसरे पाठों में भी इस मानवीकरण को पढ़ा है। जैसे कि एक कविता है आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की, उसमें भी आपने इस मानवीकरण को समझा है। कविता में मानवीकरण वहाँ होता है जहाँ जो अमानव होता है उसको मानव जैसी हरकतें करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ चना है, अलसी है, सरसों है, प्रकृति है, इनको मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मानवीकरण के रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। दूसरा बिंदु है व्याकरण के बिंदुओं में, तालाब में पत्थरों को देखकर कवि को लगता है कि ये पत्थर पानी पी रहे हैं। यहाँ भी मानवीकरण है, लेकिन एक सुंदर कल्पना भी है कि वो एक सादृश्य है यहाँ पर, माने दृश्य की समानता है कि झुका हुआ जैसे आदमी पानी पीता है वैसे ही पत्थर जैसे झुके हुए पानी पी रहे हों। इसलिए यहाँ भी पत्थरों का सुंदर मानवीकरण हुआ है। तीसरा, इस कविता में कुछ शब्दों का प्रयोग है, जैसे मुरैठा, बीते के बराबर, ठिगना, हठीली, लचीली, फाग। ये जो शब्द हैं ये सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, कवि के परिवेश के आसपास के शब्द हैं, और कविता को बेहद सहज बना रहे हैं ये शब्द। इसके साथ साथ इस कविता में सरसों के पीले फूलों को देखकर हाथ पीले करना मुहावरे का सटीक प्रयोग किया गया है। इस कविता की सराहना हम कैसे करें, इस बात को जानने के लिए सराहना के इन बिंदुओं को भी जानना ज़रूरी है। जैसे कवि द्वारा देखे हुए ग्रामीण प्राकृतिक सौंदर्य को पाठक तक पहुंचाने के लिए सुंदर कल्पना की गई है। विवाह के उत्सव का प्राकृतिक गतिशील आरोप है, यानी जो विवाह का दृश्य है उसकी कल्पना की गई है और उसका आरोप किया गया है प्रकृति की गतिशीलता पर। प्रकृति यहाँ गतिशील है, ठहरी हुई नहीं है, रुकी हुई नहीं है, स्तब्ध नहीं है, बल्कि उस प्रकृति में जो जो घटित हो रहा है उस सब को कवि दिखाता है और उस पर एक विवाह की कल्पना का आरोप करता है। अगला, इसमें सूक्ष्म पर्यवेक्षण और कल्पना से प्रकृति के अंग, वस्तुएं और गतिविधियां सहज बन पड़ी हैं। बहुत ध्यान से, दरअसल रचनाकार को कोई भी, आप भी कविता करना चाहें या कुछ लिखना चाहें तो उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के परिवेश को बहुत ही ध्यान से देखें। बिना ध्यान से देखे हम चित्रण भी नहीं कर सकते चीज़ों का, और वो जो बारीक चित्रण जब रचना में आता है तो वो पढ़ने वाले को बेहद प्रभावित करता है। यहाँ भी कवि ने प्रकृति के एक एक तत्व को बहुत ध्यान से देखा है, उसमें अपना मन रमाया है। इसीलिए इस कविता को पढ़ने वाले का मन भी इस कविता में रमता है। वो ये देखता है कि ये जो कविता है वो हमें आकर्षित कर रही है, और इसलिए आकर्षित कर रही है कि बारीक चित्रण है इस कविता में। इसके साथ साथ मानवीकरण और रूपक अलंकारों का बेहद प्रभावशाली उपयोग इस कविता में किया गया है, और इस कविता की जो भाषा है वो भावानुकूल और सहज है। इन सराहना बिंदुओं के अतिरिक्त अगर हम अतिरिक्त रूप से इस कविता पर और कोई भी बात करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये कविता पर्यावरण से लगाव की भी कविता है। सीधे सीधे इसमें कोई बात नहीं की गई है। आप एक अलग कविता भी पढ़ रहे हैं अपने पाठ्यक्रम में, बूढ़ी पृथ्वी का दुख,
वो कविता सहज ढंग से पर्यावरण के संकट पर विचार करती है। लेकिन चंद्रगहना से लौटती बेर कविता सीधे सीधे पर्यावरण की समस्याओं को तो नहीं उठाती, लेकिन प्रकारांतर से या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रश्न को उठाती है। कैसे उठाती है? जब हम खेतों का, फूलों का, तालाब का ऐसा सुंदर चित्रण करते हैं तो वे हमारे मन में इतना घर कर जाते हैं कि हमारा सहज ही लगाव हो जाता है उनके प्रति, और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें बनी रहें। जो सुंदर चीज़ें हैं समाज में उन्हें बना रहना चाहिए। और ये कविता भी प्रकृति की सुंदरता की बात करते हुए, खेतों की सुंदरता की बात करते हुए, पोखर की बात करते हुए, उनके सौंदर्य को स्थापित करते हुए हमें ये भावना जगाती है कि ये जो सौंदर्य है हमारे खेतों का, हमारे तालाबों का, ये हमेशा हमेशा बना रहे, इसी तरह से सुंदर रहे और इसी तरह से हमें प्रभावित करता रहे। लोग इन पर इसी तरह से कविताएं लिखते रहें और समाज को इसी तरह से ये सुख पहुंचाते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कविता को जब सुना और इस तरह से समझा अनेक बिंदुओं के माध्यम से, तो आपको इस कविता ने बेहद प्रभावित किया होगा। धन्यवाद।